देश कौन सा है, देश के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन आपके कौन से राज्य के अंदर है, राज्य के अंदर हमने देखा कि वो कौन से शहर के अंदर होगा, और शहर के अंदर फिर हमने देखा कि भाई हम शक्ल कौन कौन से हैं। स्टोरी पर आते, ठीक है, स्टोरी कहाँ से वहाँ तक पहुँच गए, सीआईडी बन चुके हो। सीआईडी ने आपने पता क्या किया कि आपका जो चोर है वो इंडिया कंट्री भारत देश के अंदर है। जब क्वांटम मॉडल को हल किया जाता है तो ये 4 संख्या निकल के आती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीजों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। समझो। देखो, आज की जो वीडियो है वो आपकी एक नई वीडियो, एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के प्रश्न कैसे करें। ओके बच्चे, देखो क्वांटम संख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर। ओके, इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए जाते हैं। तो क्वांटम संख्या के बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए कि कैसे उनको सॉल्व किया जाए। तो आज हम देखेंगे सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कि आप क्वांटम संख्या को समझेंगे भी, पूरी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे, प्लस साथ में हम क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में कि कौन कौन सी हमारी क्वांटम संख्या होती हैं। तो देखो, मेनली हमारे पास टोटल 4 हमारी क्वांटम संख्या है, जैसे हम जानते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणशीय, कक्षीय और चक्रण क्वांटम संख्या। मेनली ये 4 हमारी क्वांटम संख्या होती है। अच्छा, वैसे ही क्वांटम संख्या कहाँ से आती हैं, चलो एक बार थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे हमारे क्वांटम मॉडल, आपको पता है कि हमारे पास जो परमाणु है उसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए थे, और सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन सा है, क्वांटम मॉडल, या जिसको क्वांटम यांत्रिकी मॉडल हम कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये जो मॉडल है असल में ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढने पर सारा लगा हुआ है। अगर देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी परमाणु के अंदर कि हमारे पास नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, इधर तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या होता है, आपकी कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा होता है ना। जैसे कि हमारा सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, कुछ उसी प्रकार से थोड़ा सा आप मैच कर सकते हो, है ना। तो पॉइंट ये होता है कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मुझे हमेशा पता है कि ये कहाँ पर मिलेंगे, प्रॉब्लम होती है इस इलेक्ट्रॉन की कि ये कहाँ मिलेगा। तो क्वांटम मॉडल क्या बोलता है, आपकी संभावना के आधार पर कि हो सकता है ना किसी जगह पर ये मिलेगा, किसी जगह पर नहीं मिलेगा, तो उसी के आधार पर, है ना। जैसे कि मान लो आपका सुबह का टाइम है ना, तो सुबह के टाइम पे आप कहाँ पर होंगे, अपने कहीं ना कहीं स्कूल में होंगे, या फिर अपने कोचिंग के अंदर होंगे कि कोचिंग स्टार्ट हो गई या स्कूल स्टार्ट हो गया होगा, तो घर पे नहीं मिलोगे, है ना। या फिर शाम के टाइम पे कहाँ मिलोगे, घर पे मिलोगे, है ना, क्योंकि घर पर आप आ जाओगे, घर पे अपनी पढ़ाई करोगे, तो आप स्कूल में या कहीं और नहीं मिलोगे, है ना। अगर आपके एग्जाम का टाइम चल रहा है तो टाइम बहुत फिक्स हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आप कहाँ मिलोगे इसकी संभावना के आधार पर आपको ढूंढा जा सकता है ना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा कहाँ है, वहां जाकर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। तो ये जो मॉडल है ये किस पर आधारित है, ये आधारित है आपके प्रायिकता पर। प्रायिकता जो क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पर आधारित है, ठीक है, यानी कि संभावना कहाँ मिल सकता है। तो उसी के आधार पर अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढा जाएगा तो वही सबसे बेस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसी में क्या होता है, जब क्वांटम मॉडल को हल किया जाता है तो ये 4 संख्या निकल के आती हैं, और ये 4 संख्या एग्जैक्टली बता देती हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ये एग्जैक्टली बता सकती हैं। ओके, और हम एक एक करके हर एक क्वांटम संख्या के बारे में जानेंगे कि कौन सी क्वांटम संख्या क्या है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को बताएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या से, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें तो देखो, पहली बात तो इसको आप जो है स्मॉल n से प्रदर्शित करते हो, और मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है हमें, ये बेसिकली हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में उपस्थित है, यानी कोश संख्या के बारे में। यानी मुख्य क्वांटम संख्या में किसके बारे में बताती है, कोश संख्या, कोश या फिर कक्षा संख्या। ओके, कि आपका इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वो जो होती कक्षा होती है ना, या वो जो कोश होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, मुख्य क्वांटम संख्या से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा पहले आप कक्षा जब छोटी क्लास में हम बात करते थे तो कक्षा हम क्या बोलते थे, KLMN, है ना, कि इलेक्ट्रॉन क्या KLMN कक्षाओं के अंदर है ना। तो जो आपका KLMN है ना, वो तो हो गए आपके अल्फाबेट, और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं संख्याओं की। तो यहाँ पर हम इनकी जगह पर अल्फाबेट जो शब्द है हमारे उनको ना लेकर के हम संख्या ले लेते हैं, यानी कि K को 1, L को 2, M को 3, N को 4, इस प्रकार से। और आगे भी हमारी जो कक्षाएं हैं, कोश हैं, वो संभव है, तो उसी के आधार पर संख्या और बढ़ती चली जाती है। यानी जो N होता है वो असल में क्या होती है, संख्या होती है, जो गिनने वाली संख्या है। तो ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ से अनंत तक
आप गिन सकते हो, है ना, कि सिंपल सी बात है, किसी भी परमाणु के लिए अनंत कक्षाएं या अनंत कोश उसके अंदर होते हैं। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। ध्यान रखना, 0 तो होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी न किसी कोश में तो होगा। अब 0 कोश थोड़ी होता है, काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है ना, तो ये सारी की सारी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टोरी से आप समझाता हूँ इसे, तो आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे और हमारी क्वांटम संख्या का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। मान लो कि जैसे कि मान लो सीआईडी में काम करते हो, ठीक है, सीआईडी में मैंने आपकी जॉब लगवा दी, ठीक है, आराम से सब लोग सीआईडी तो देखते होंगे ना। तो अब आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको एक चोर ढूंढने के लिए बोला गया कि भाई ये इसका फोटो है और आपको इस बंदे को, इस चोर को ढूंढना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप पूरी दुनिया में सर्च करोगे। सबसे पहले क्या देखोगे कि ये पूरी अर्थ पे, पूरी दुनिया में ये कौन से देश के अंदर है ना। सबसे पहले चीज हम यही देखेंगे ना कि आपको पहले देश पता करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से जैसे आप एक चोर को ढूंढ रहे हो, तो पहले आप देश पता करोगे कि इस देश के अंदर मुझे ये मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है कि इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु में कहाँ मिलेगा। तो हम पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये पता करेंगे वो कौन से कोश के अंदर है। तो कोश हमें कौन बताएगा, मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोश के बारे में बता देगी कि इलेक्ट्रॉन हमारे इस कोश के अंदर, पहले दूसरे तीसरे कोश के अंदर ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यानी वहीं कहीं पर है, ठीक है। अब इस कोश के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसको और छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि एक देश के अंदर क्या होता है, अब देश में आप पहुंच गए तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको राज्य पता करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, उसके लिए हमारे पास अगली क्वांटम संख्या आती है, द्विगांशीय क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या की मदद से आप कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन का होगा पता कर सकते हो। कैसे, देखो, द्विगांशीय क्वांटम संख्या जो होती है इसको आप स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हो, और ये बेसिकली क्या प्रदर्शित करती है, उपकोश को। ये आपके उपकोश को प्रदर्शित करती है। यानी उपकोश क्या हो गया, उप कब आता है, जब किसी चीज का छोटा हिस्सा हो, है ना, उप तब आता है। तो कोश का छोटा हिस्सा, यानी कोश को, जो पूरा आपका जो कोश है, जिस कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है लगातार, उसको हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेंगे। तो हम कैसे पाए और क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन इस पूरी बड़ी से कोश के अंदर कौन से छोटे हिस्से के अंदर उपस्थित होगा। जैसे कि अब जब हमारी जो स्टोरी चली थी, स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी क्या था, आप चोर को ढूंढ रहे हो, सीआईडी बन चुकी हो, ठीक है, सीआईडी में बन के चोर ढूंढ रहे हो, और अब आपको क्या करना है, आपको पहले देश हमने पता कर लिया कि आपका चोर, जैसे मान लो इंडिया कंट्री के अंदर, इंडिया देश, भारत देश के अंदर हमारे, ठीक है। अब उसके अंदर आपको क्या पता करना पड़ेगा, भारत देश में तो बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, तो आप क्या करोगे, अब उस राज्य के बारे में पता करोगे कि भाई कौन से राज्य के अंदर वो उपस्थित है, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा ना। तो उस राज्य के बारे में कौन बताएगा, वो बता रहा है आपको उपकोश, यानी कि द्विगांशीय क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कोश के अंदर तो है, देश क्या हो गया, कोश हो गया, और देश के अंदर क्या, राज्य, राज्य क्या हो जाएगा मेरे लिए, उपकोश हो जाएगा, जो उसके अंदर का छोटा छोटा हिस्सा हो गया, ठीक है, तो वो उपकोश है। अब सवाल होता है कि भाई किसी देश के अंदर कितने राज्य होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, जैसे अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग राज्य होंगे, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, संभावित उपकोश। तो अगर मान लो आपको कोई भी कोश अगर दे दिया जाए, जैसे स्मॉल एन, कोई भी कोश की संख्या है, तो ऐसे में हमारे पास संभावित उपकोश हमारे पास कितने हो सकते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं कहां से कहां तक, 0 से लेके n-1 तक के उपकोश हमारे पास संभव होते हैं। ये बेसिक बात आती है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज में लेना है, ये मैं अभी आगे क्वेश्चन से पूरा समझेंगे, चिंता मत करना, प्रॉपर एग्जांपल दूंगा। लेकिन अभी के लिए पहले थोड़ा थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं कि जैसे एक देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, तो यहाँ पर भी एक कोश के अंदर अलग अलग संख्या में उपकोश हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो 0 से n-1 तक होते हैं, ओके। अच्छा, एल के लिए एक बात रखी जाती है कि उपकोश की संख्या के आधार पर भी उनको कुछ चिन्ह दिए गए हैं। जैसे कि देखो, कोश की संख्या भी चिन्ह होते हैं, 1 को K बोलते हैं, 2 को L, 3 को M, 4 को N बोला जाता है। उसी प्रकार से उपकोश की संख्या के आधार पर भी उनको कुछ सिंबल दिए गए। कौन कौन से, अगर L की वैल्यू 1 होती है, 2, 3 या 4 हो, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, S, P, D और आपका F। तो SPDF जो होते हैं ना, वो सब आपके उपकोश होते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 को प्रदर्शित करते हैं। 0 क्या होता है, S, फिर 1 होता है आपका P, 2 होता है D और 3 होता है आपका F। इस प्रकार से हम बात करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, उपकोश की संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। तो 0 S हो जाता है, फिर P, फिर D, फिर F, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कोश, कोश के अंदर हमारा क्या उपकोश, ठीक है। अब देखो स्टोरी पर आते हैं, ठीक है। स्टोरी कहाँ से वहां तक पहुंच गए, सीआईडी बन चुके हो। सीआईडी ने आपने पता क्या किया कि आपका जो चोर है वो इंडिया कंट्री, भारत देश के अंदर है। भारत देश के अंदर चलो आपको राज्य पता चलेगा कि ये भाई आपका मान लो जैसे राजस्थान के अंदर है। अब राजस्थान के अंदर आप क्या देखोगे कि भाई ये कौन से शहर के अंदर है, आपको शहर भी तो पता होना चाहिए ना, कि भाई एक राज्य भी काफी बड़ी जगह ढूंढने के लिए तो आपको उसके अंदर शहर पता करना पड़ेगा, और तब आप इसको अच्छे तरीके से ढूंढ पाओगे। अब इस शहर के बारे में कौन बताएगा, तो कोश के अंदर क्या होता है, कोश के अंदर होता है कक्षक, और कक्षक के बारे में बताता है कक्षीय क्वांटम संख्या। जो कक्षीय क्वांटम संख्या होती है
है ना, ये असल में कक्षक के अंदर बारे में बताती है। कक्षक क्या हो गया, उपकोष को भी और छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया तो कक्षक होता है, और उस कक्षक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी आपकी जो कक्षीय क्वांटम संख्या है ये क्या बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। और इसको आप किससे प्रदर्शित करते हो, ml और m से। ध्यान रखना, किसी किसी बुक में ml होता है, कहीं कहीं पर m लिखा होता है, पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं दोनों ही सिंबल्स बता रहा हूं। अगर ml मिल जाए या केवल m लिखा हुआ हो, समझ जाने कि वो आपकी कक्षीय क्वांटम संख्या होगी, जो कि कक्षक के बारे में बताएगी। और कक्षक क्या मिलता है, उपकोष के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपके राज्य के अंदर शहर होता है, उसी प्रकार से उपकोष के अंदर और छोटा हिस्सा कक्षक होता है। अब वही वाली बात है, एक राज्य के अंदर कितने शहर हो सकते हैं, वैसे एक उपकोष के अंदर कितने कक्षक हो सकते हैं। तो देखो, अगर आपको बोला जा रहा है कि जो उपकोष है, मान लो कि आपको L उपकोष की बात की जा रही है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे उपकोष की संख्या हो सकती है। मान लो कि L आपका उपकोष है, तो उसके अंदर अगर पूछा जाए कि हमारे पास संभावित कक्षक कौन कौन से होंगे, संभावित कक्षक, तो वो हमारे पास कहां से होते हैं, -L से होते हुए, 0 से होते हुए +L तक, यानी -L से +L तक ये सारे के सारे आपके कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एग्जांपल समझेंगे। अगेन थोड़ा सा पेशेंस रख लो, सारी थ्योरी एक बार में क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं पहला एग्जांपल कराऊंगा, एक सिंगल एग्जांपल, सब क्लियर है। ओके, अच्छा, ये वाली बात हो गई। अब मान लो आप शहर में पहुंच गए, अब आप शहर में ढूंढ रहे हो। अब देखो, आपको पता है कि यार एक, अगर दुनिया में क्या बोलते हैं, कैसे कहा जाता है कि एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मान लो आपकी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है, थोड़ी सी मान लो किस्मत कभी धोखा दे जाती है, आपको पता चला कि चोर तो आपने पकड़ लिया, लेकिन उसके जैसा एक शख्स और भी है, यानी आपको 2 शख्स मिल गए एक जैसी शक्ल के। अब भाई एक चोर होगा और एक नहीं होगा। अब भाई किसी को गुना थोड़ी देंगे, किसी को थोड़ी ऐसे पकड़वा देते हैं, पता करना पड़ेगा ना मैं एग्जैक्टली भाई कौन सा एग्जैक्ट है कौन सा नहीं है ना। तो ऐसे में सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दिखने में एक जैसे होते हैं। और एक कक्षक के अंदर बात करें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हमेशा। ध्यान रखना, एक कक्षक के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक चौथी क्वांटम संख्या आती है, जो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको कि किससे प्रदर्शित करते हैं, ms से या फिर s से। s क्या होता है, स्पिन को शो करता है, स्पिन मतलब चक्रण। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सिंबल का पहली बात आपको ध्यान रखना है, ms आपका चक्रण क्वांटम संख्या है, और ml या केवल m लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो वो आपकी कक्षीय क्वांटम संख्या होती है। या चक्रण के लिए s शब्द भी यूज में ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, लास्ट 2 में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, तो ये नहीं करना। ठीक है, अब ये कैसे बताता है, ये बोलता है कि अगर किसी कक्षक के अंदर क्या होता है, हमने क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं हमेशा। एक कक्षक की बात करें, ध्यान रखना, एक कक्षक को आप हमेशा एक बॉक्स से प्रदर्शित करते हो, और एक इसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे ना, तो सब कुछ सेम होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उनका जो चक्रण होता है ना, वो विपरीत होता है। एक अगर ऊपर की तरफ चक्कर लगा रहा है वामावर्त में, तो एक लगाएगा दक्षिणावर्त में। तो यहाँ पर दोनों का क्या है, विपरीत चक्रण। ठीक है, तो विपरीत चक्रण के लिए हम क्या बोलते हैं, तो अगर एक का चक्रण क्या होगा आपका +½ तो दूसरे वाले का क्या होगा हमारे पास -½ तो ये आपकी क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या, जो फाइनली बताती है कि एक कक्षक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, तो उसमें अंतर कहां पर करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम दिखेंगे, लेकिन उनका चक्रण अलग होगा। एक अगर वामावर्त दिशा में घूमेगा तो एक दक्षिणावर्त में घूमेगा, यानी, और चक्रण आप +-½ से करते हो, एक +½ है तो दूसरा -½ आधा चक्रण। ठीक है, और दोनों मिलकर नेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, चारों क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की आखिरी स्थिति में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है जिसको हम ढूंढ रहे होंगे। तो आपको पता ना, तो स्टोरी में फाइनली हमने चोर पकड़ लिया, जो कि हमारा फिलहाल इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या देखा, तो यहाँ पे देखो उससे कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं एक बार एक थोड़ा सा कंपेरिजन लिखता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जैसे हमें चोर ढूंढना था, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा देश कौन सा है, देश के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन आपके कौन से राज्य के अंदर है, राज्य के अंदर हमने देखा कि वो कौन से शहर के अंदर होगा, और शहर के अंदर फिर हमने देखा कि भाई हम शक्ल कौन कौन से हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो फिर हमने उनकी शक्लें मैच करके देखी, भाई कौन सा है। ठीक है, दोनों के लिए फिर हमने हम शक्ल देखा। ओके, कि भाई कोई कहीं तो अंतर आएगा ना। अब सब कुछ सेम हो जाए हम शक्ल में, आपको पता है स्वभाव तो अलग अलग होता ही है। तो एक हंस रहा है, एक रो रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा भाई रोने वाला कौन सा है, हंसने वाला कौन सा है, तो भाई पता चल जाएगा भाई चोर कौन सा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन में देश, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में देखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, है ना, पहले हमने वहां पर देखा। फिर मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर, यानी हमारा ये क्या हो गया, कोश, और कोश के अंदर फिर हमने क्या देखा, कोश के अंदर फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, उपकोष के अंदर मिलेगा, ये हमें मिलेगा उपकोष के अंदर। और उपकोष को हम किससे प्रदर्शित करवा रहे हैं, द्विगांशी के द्वारा, द्विगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, और फिर उपकोष के अंदर हमारे पास क्या आया था, कक्षक आया था। फिर यहाँ पर आता है हमारे पास कक्षक,
और कक्षक के लिए हमारे पास आता है कक्षीय क्वांटम संख्या। और एक कक्षक के अंदर मैंने क्या बोला कि एक जैसे दो आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पर चक्रण अलग अलग होगा, तो उनमें अंतर करने के लिए हमारे पास आया चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, जो कि आपके चक्रण को बताती है। जैसे कि आपको पता चलता है एक होगा प्लस हाफ और एक होगा माइनस हाफ, तो यहां पर आप दोनों में अंतर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास हर एक के लिए एक क्वांटम संख्या दी जा रही है ताकि आप फाइनली पता कर पाओ कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होने वाला है। तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मतलब तरीका आपको पता है इस तरीके से करोगे ना आप हर बार कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन पे, ताकि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्लियर हो। ओके, तो चलिए तो पहले हम आराम से देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, कैसा क्वेश्चन आता है, उसके आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्वांटम संख्याओं के समूह की अनुमति नहीं है, यानी कि कौन से की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, यानी कौन सा क्वांटम संख्या का समूह यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आपको ये चीज पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन हमें करना होता है। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें क्या बोला है कि n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 2, ml की वैल्यू 0 और s की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है कि नहीं, ये पूरा आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते हैं चलो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले n के लिए हम देखें तो n की वैल्यू में क्या दी हुई है, 3 दी हुई है ना। तो अगर n की वैल्यू 3 हो तो आपको इसके अंदर एक एक करके देखना पड़ेगा कि इस कोश के अंदर कौन कौन सी उपकोश कक्षक संभव है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, अगर n की वैल्यू जो भी हो तो l की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, मैंने कहा बताया था 0 से n-1 तक, यानी कि l की वैल्यू कहां से कहां तक संभव है, 0 से लेके n-1 तक के मान इसके सारे के सारे संभव है। यानी कि n-1 क्या है, n का मतलब क्या हो 3, 3 में से एक क्या तो 2, यानी 0 से 2 तक की सारी संख्याएं l में आ सकती हैं। यानी l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 ये हो सकती है। ठीक है, और इनका क्या क्या सिंबल होता है वो मैंने बताया था। 0 किसके लिए होता है, s के लिए, p और d, यानी कि तीसरे जो कोश है उसके अंदर s p d ये तीनों उपकोश उसके अंदर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर अगर बात करें तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो n = 3 के लिए क्या l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। l की वैल्यू 2 देखो यहां पर आ गई, तो यानी l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा l की वैल्यू अब अगर 2 है तो क्या उसमें ml की वैल्यू 0 हो सकती है, चेक करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी l का मान अगर आपको दिया जा रहा है तो जैसे l के मान के लिए आपके पास ml कहां से कहां तक हो सकता है, वो आपका हो सकता है -l से लेकर के 0 से होते हुए +l तक, ये सारे के सारे मान इसके संभव है। तो अगर आपके पास L की वैल्यू अगर 2 है तो क्या इसके अंदर ML की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो चलो देखते हैं। तो ML कहां से कहां तक होगा, आपके पास 0, -1, 0, +1 और +2, ये 5 की 5 मान D उपकोश के लिए संभव है। इसके अंदर ये 5 कक्षक हो सकते हैं, क्योंकि ML क्या प्रदर्शित करता है, कक्षक को, और हम जानते हैं D के अंदर टोटल 5 कक्षक ही होते हैं जिसकी वैल्यू -2 से +2 तक होती है, तो वो इस प्रकार से आती है। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, L की वैल्यू 0 है, ML की वैल्यू 0 है, क्या आ रही है, बिल्कुल ml की वैल्यू देखो ये 0 आ गई। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो भी 0 वाला जो कक्षक है इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या बताया, चक्रण, चक्रण की बात करें तो चक्रण की वैल्यू क्या प्लस हाफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चक्रण आपका प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है इसके अंदर, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ भी, लेकिन हमें तो एक से मतलब है, प्लस हाफ है ना, प्लस हाफ बिल्कुल है, तो ये रहा प्लस हाफ। तो यानी कि पहला वाला जो आपको पूरा जो समूह दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। n = 3 के अंदर l की वैल्यू 2, 2 के अंदर ml की वैल्यू 0 और 0 के अंदर s की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन से पूछा किसका गलत होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन सा, अब जैसे देखो मान लो अगर आप ट्राई करके देखो तो एक बार आप ट्राई करके देखना, मैं आपको कहूंगा कि आप बी वाला ऑप्शन आप ट्राई करना और सी वाला एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो सी वाले में देखो अगर n की वैल्यू 3 है, अगर सी वाले में ध्यान से, तो अभी देखो हमने n की वैल्यू 3 थी, इसने क्या बोला, तो क्या उसमें क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है, तो देखो आपको पता है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से n-1, यानी 0, 1 और 2 हो सकती है। यहाँ पर l = 3 हो ही नहीं सकता, यानी कि आपका सेकंड स्टेप में देखो ये यहीं पर क्लियरली गलत हो गया, यानी n की वैल्यू 0 अगर 3 होती है n की वैल्यू, तो l 0, 1 या 2 ही होता, 3 तक तो जाता ही नहीं है ना, तो यहाँ पर एक क्लियरली गलत हुआ है, तो हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो यानी कि ये फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हमारे पास हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि भाई कौन कौन से मान संभावित हैं, कौन कौन से नहीं है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफी ज्यादा पूछा जाता रहता है। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी पर आधारित और पूछा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। वो है आपके पास कि अगर आपको अलग अलग क्या क्वांटम संख्या के आपको समूह दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है,
इनकी ऊर्जा का सही क्रम, कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो ऊर्जा का क्रम कैसे पता चलता है कि अगर आपको अलग अलग क्वांटम संख्याओं का समूह दिया जाता है तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, एक नियम हमारे पास आता है। कौन सा? एक नियम आता है हमारे पास n+l का नियम, इसके आधार पर। ठीक है, और ये क्या बोलता है? ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है। ये बोलता है कि आपके पास जो भी कक्षक होता है, तो आपके कक्षक की जो ऊर्जा होती है ना, वो असल में क्या होता है? n+l के समानुपाती होती है। n+l यानी n और l जो आपको वैल्यूज दी हुई है, उसका योग करने पर जिसके लिए संख्या ज्यादा आएगी उसके लिए उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात। ओके, और यहाँ पर एक नोट और इसके अंदर आता है, ध्यान से सुनना। नोट ये आता है कि यदि किसी भी स्थिति में n क्या हो जाए, अगर समान दिया हो अलग अलग कक्षकों के लिए, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं? n+l अगर आपके क्या हो? समान हो। n+l क्या हो? आपका समान। तो ऐसे में n की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ऊर्जा भी क्या होती है? आपके पास ज्यादा हो जाती है। ये सिंपल सी बात है, अगर n+l समान आ जाए तो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो देखो यहाँ पे n क्या दिया है? 4 और यहाँ दिया है 2, तो n+l क्या हो जाएगा? चलो मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, n+l की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो 4 और 2 है, आगे कुछ भी हो, आगे का मतलब नहीं है, केवल n और l से मतलब है। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा? आपके पास 6। ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पर 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर वो क्लियरली पता चल रहा होगा कि भाई किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है। ठीक है, तो n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए? पहले वाले के लिए, और सबसे कम किसके लिए? चौथे वाले के लिए। ठीक है, यानी पहले वाले की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी चौथे वाले की। तो पहले वाले को मैं यहाँ लिखता हूँ फिलहाल के लिए, चौथे वाले को सबसे लास्ट में डाल देता हूँ। लेकिन देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच, दूसरे और तीसरे में। तो यहाँ पर देखो दोनों के लिए वैल्यू बराबर आ गई है ना। बाकी देखो 3 और 2 भी 5 होते हैं और 4 और 1 भी 5 होते हैं। तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला कि अगर n+l का मान समान आ जाए तो n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर किसके लिए ज्यादा है? 4, तो 4 बड़ा हो गया ना। तो 4 क्योंकि बड़ा है 3 से, इसलिए तीसरे वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे पहले आ जाएगा तीसरा और फिर आपके पास आएगा दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मेरा करेक्ट ऊर्जा का क्रम हो जाएगा। तो ऐसे ऊर्जा का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा 4 सबसे कम, फिर 2, फिर 3 और फिर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक n+l के नियम के आधार पर आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको क्वांटम संख्या का समूह दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कौन से आपके कक्षक में मिलेगा, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ओके, और इसी के साथ बात करेंगे तो हमारी आज की जो वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने बात किया कि हमारे पास क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनका एक्चुअल मीनिंग होता है, किस तरीके से उनको हम समझते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो मजा आएगा। मजा आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप और कौन सी वीडियो चाहते हो या आपको कैसी वीडियो लगी। अपने थॉट्स आप बता सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।